नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। और आज हमें बाल विकास की द्वितीय क्लास करनी है स्टार्ट। कल हमने बाल विकास से किया था कोर्स को प्रारंभ, और कल हमने जाना था कि बाल विकास जो है वह बाल मनोविज्ञान का आधुनिक रूप है और बाल विकास पर को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय वर्क महोदय को गया था, और जबकि इसका अध्ययन करने का श्रेय स्टेनले हॉल, हब्स और हमारे रूसो महोदय को गया था। रूसो महोदय के बारे में भी बताया था कि इन्होंने कहा था कि बालक एक पुस्तक की भांति है और इस पुस्तक का अध्ययन सभी को करना चाहिए। हमने यहाँ पढ़ा। इसके बाद हम अमेरिका पहुँचे थे। अमेरिका में हमने स्टेनले हॉल को पढ़ा। स्टेनले हॉल ने वहाँ पर काफ़ी कार्य किया और पेडागॉगिकल सेमिनार भी उन्होंने 1892 में करवाया था। 2 समितियाँ बनवाई थीं। उन समितियों का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और द चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। ये इसके बाद इसके साथ साथ हमने मनोविज्ञान के जनक पेस्टलोजी महोदय को भी पढ़ा 1774 ईस्वी में, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया, उस पर बात कही। इसके बाद हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्होंने कुछ बाल विकास से संबंधित पुस्तकें भी दी। तो वह पुस्तकें आपके सामने लिखी हुई हैं। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। दूसरी है द कॉन्सेप्शन ऑफ वर्ल्ड। ये दोनों पुस्तकें महोदय की 1920 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1920 ईस्वी में आई थी। और द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड यह 1930 ईस्वी में आई थी। यह जीन पियाजे, किसकी? जीन पियाजे महोदय की पुस्तक हैं। पहली पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके बाद हमने आगे चर्चा की थी कि भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, और यह ताराबाई महोदय के कार्यकाल से क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अब इसके साथ दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं और आगे जानते हैं कि अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हमें पढ़ने हैं। बाल विकास का हमने परिचय पढ़ा। अब हमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जानने हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार से हैं। पहला है हमारा विशिष्ट कारक। एक होते हैं हमारे कौन से? विशिष्ट कारक, और एक होते हैं हमारे सामान्य कारक। अब विशिष्ट कारक के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसको जानना है। तो कारकों को हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कारक है हमारा विशिष्ट कारक। कौन सा है? विशिष्ट कारक। एक स्पेसिफिकल रीजन है, और एक हमारा सामान्य कारक है, जनरल रीजन है। सामान्य कारक या व्यवहारिक कारक। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले हमारे 2 कारक हैं। एक है विशिष्ट कारक और एक है सामान्य या व्यवहारिक कारक। अब देखें भाई, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक में क्या आता है? तो विशिष्ट कारक में सर्वप्रथम अपन वंशानुक्रम की बात करते हैं। वंशानुक्रम है, और दूसरा कारक है वातावरण। पहला है वंशानुक्रम और वातावरण। यदि वंशानुक्रम और वातावरण ना होता, वंशानुक्रम और वातावरण नहीं होता, तो आपके सामने खड़ा हष्ट-पुष्ट 18 साल का व्यक्ति भी नहीं होता। याद कीजिए वुडवर्थ महोदय का वह कथन, जिन्होंने कहा था भाई बीज तो है, लेकिन बीज को ग्रोथ करने के लिए, उगने के लिए काहे की जरूरत पड़ती है? वातावरण की है।
सोचिए, यदि वंशानुक्रम नहीं होता तो हम लोग ना होते, यदि वंशानुक्रम ना होता तो हम लोग ना होते, और जैसे तैसे यदि वंशानुक्रम की जुगाड़ कर भी ली जाती, वंशानुक्रम की जुगाड़ कर भी ली जाती, और यदि वातावरण ना होता तो बताइए संतान उत्पत्ति कैसे होती। यदि कहीं से हमें बीज मिल भी गया, कहीं से हमें बीज मिल भी गया, हम ले जा रहे थे बीज मुट्ठी में बंद किए हुए चना का, और गलती से चने का बीज गिर गया, मिट्टी में पलते ही उसे वातावरण मिल गया और 3 दिन के अंदर पौधा उग गया। तो बाल विकास में जो विशिष्ट कारक हैं इनको आप महा इंपॉर्टेंट टिक करिए, और सुपर टीईटी, सीटीईटी और टीईटी में यहां से प्रत्येक वर्ष 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और यह लाइव प्रूफ में क्लास के अंत में आपको इस विषय पर जो आज पढ़ाऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। ये कृष्णकांत तिवारी ने बोला है, और साइको की कहानी पढ़ते हैं कृष्णकांत तिवारी की जुबानी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारक पहला तो भाई लिंग है, यह भी तो बाल विकास को प्रभावित करते। अब बात उठी, अरे सर लिंग कैसे होता है? अरे हम लोगों की तो खुद मानसिकता है ना, कि काफी लोगों की मानसिकता रहती है भाई लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कों को ज्यादा पढ़ाओ। तो यही तो बालक के विकास को प्रभावित किया कि नहीं किया। दूसरा होता है प्रजाति भाई, जाति बात का जो होता है उस पर स्पेसिफिक। अब प्रजाति का मतलब क्या हुआ, यहां कुछ आनुवंशिक क्रम भी जुड़ जाएगा कि प्रजाति कौन सी है, कैसे सीख सकती है। आगे हम देखते हैं संस्कृति, जैसे ग्रेगर जॉन मॉन्डल ने किया था मटर के पौधे पर प्रयोग ना, तो वही तो प्रजाति है। संस्कृति, अब भाई कहां किसकी कैसी संस्कृति है, कहां किसकी कैसी संस्कृति है, ये भी तो जोर करेगी ना बालक के विकास का। अब पता चला बालक जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल में सभी लोग चोर थे, तो उसकी संस्कृति भी तो चोरों की भांति हो जाएगी। हमारी संस्कृति तो भारतीय है क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। इसके बाद है बुद्धि, बालक की बुद्धि कैसी है, आईक्यू लेवल कैसा है, 90 से 110 वाला है, या 90 से 110 वाला है, 110 से 120 वाला है, या 120 से 130 वाला है, या 130 प्लस वाला है, या 90 से कम वाला है। ये भी तो बालक के व्यवहारिक कारक होते हैं, इस पर भी तो डिपेंड करता है। लेकिन मूल कारक याद रखना वंशानुक्रम और वातावरण ही होता है, क्योंकि याद करो कथन वह वाटसन महोदय का, आप मुझे एक शिशु ला के दीजिए, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसे वह बना दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था वातावरण होता है। वाटसन महोदय एक ऐसा व्यवहारवादी था जिसने सर्वाधिक जोर वातावरण पर दिया। उसने कहा वातावरण बना दीजिए। कल आप लोगों ने वातावरण बना दिया, और एक साथ कल चलने वालों की संख्या 30 हो गई थी, और आज कल की तरह वातावरण बना दीजिए और आज संख्या 40 प्लस करा दीजिए। यही तो वातावरण बनाना हो गया। वातावरण समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। आज हमें लगता है स्पीड भी सही है और अक्षर भी बड़ा दिख रहा होगा, अगर नहीं हो फिर भी आप कमेंट करिए, मैं इसमें और इंप्रूवमेंट करूंगा। आगे पोषण है। अब पोषण भाई आहार कैसा मिल रहा है बालक को, तो पोषण पर भी तो डिपेंड करता है। अगर आहार अच्छा मिला तो हट्टा कट्टा बालक होगा, और यदि आहार अच्छा नहीं मिला तो बालक विटामिन डी से भी ग्रसित हो सकता है। चोट या दुर्घटना, चोट हो जाए या इसी को क्या कहते हैं भाई दुर्घटना। पता चला हट्टा कट्टा इंसान गाड़ी के रंग में रंगा हुआ था और कहीं जाके गाड़ी ठोक दी, बताइए बालक का विकास रुक गया या नहीं रुक गया। या देखते हैं कभी बच्चे का हाथ टूट जाता है, तो ये सब बाह्य कारक हो गए। अगला देखते हैं शुद्ध वायु। शुद्ध वायु या शुद्ध वायु का मतलब क्या हुआ भाई साहब, अगर आपको शुद्ध एयर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो निश्चित है कई बीमारियां आपके अंदर गेन हो जाएंगी। इसके बाद होता है पारिवारिक स्थिति। क्या है? पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति आपकी कैसी है, आप उस लायक हैं या नहीं हैं। तो लिंग,
प्रजाति, संस्कृति मतलब यहाँ धर्म से भी लगा सकते हैं, बुद्धि है, अंतःस्रावी है, जैसे कि संस्कृति में हमारी भारतीय संस्कृति है, कोई ब्रिटिश कल्चर का है तो अलग प्रकार से सबका व्यवहार होगा। अब हम वंशानुक्रम एवं वातावरण पर जोर देने के पहले हम देखते हैं, आज हमें चर्चा सिर्फ करनी है वंशानुक्रम को, क्योंकि वंशानुक्रम से महज 2 नंबर के प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बाल विकास का। ये बिल्कुल शक ना करें कि सर नहीं आता, अरे सर तो आपको क्वेश्चन भी कराएंगे क्लास के अंत में, बस आप जुड़े रहें और संख्या को बढ़ाते रहें। चलें हम देखते हैं वंशक्रम से आशय। भाई वंशक्रम होता क्या है, वंशक्रम से आशय क्या है? वंशक्रम से आशय, तो भाई वंशक्रम से हमारा आशय क्या है? हम नॉर्मल जानते हैं कि संतानों का पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीन का परिवर्तन होना ही, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन्स आना ही क्या होता है भाई? हमारा वंशानुक्रम होता है कि पूर्वजों से प्राप्त लक्षणों को, जो हमारे पूर्वज के लक्षण थे वह हम में आ गए, यह भी क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। तो पूर्वजों से प्राप्त लक्षणों के माध्यम से संतान की उत्पत्ति करना, संतान का निर्धारण करना ही क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। अब भाई एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में आए, लेकिन यह कैसे आए तो देखते हैं। पहले वंशानुक्रम से आशय लिखते हैं कि संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीन संवाहकों का स्थानांतरण, जीन संवाहकों का स्थानांतरण होने की प्रक्रिया वंशानुक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। तो समझ गए भाई कि एक संतान के गुण अपनी अगली पीढ़ी में जाना, जैसे कि हमारे गुण हमारे बच्चों में जाना, या यह कह लें कि हम में हमारे माता पिता के, हमारे दादा दादी के, हमारे नाना नानी के जो जीन्स आए हैं, जो गुणों में परिवर्तन हुआ है, जो स्थानांतरण हुआ है, वही प्रक्रिया तो क्या कहलाती है? वंशानुक्रम कहलाती है। अब वंशानुक्रम जो हमारे जीन्स होते हैं, यह जीन्स होते क्या हैं? जो संवाहकों का स्थानांतरण कहा, यह होता कहाँ है? हमारा शरीर बनता कैसे है दोस्तों बताइए। सबसे पहले ऊतक होता है। हाँ, यह चीजें पूछी गई हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यह पूछी गई। ये ना सोचें अरे सर बायोलॉजी में ले जा रहे हैं, सर बायोलॉजी में नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट में वंशानुक्रम ही पढ़ रहे हैं। सर को पता है। तो सबसे पहले ऊतक होते हैं, और ऊतक से मिलकर, टिश्यू से मिलकर हमारी क्या बनती है? कोशिका बनती हैं। और कोशिका का मतलब हो गया जिस प्रकार से दोस्तों हम मकान का निर्माण करते हैं, एक ईंट धर के ईंट करके एक दीवार बनाते हैं, और 4 दीवार मिलकर एक कमरा बना देती हैं, और कई कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण कर देते हैं। बताइए क्या किसी के मकान में एक कमरा होता है? नहीं होता है। जो लोग बाहर रह रहे होंगे तो वो कहते हैं हम कमरा लेके रह रहे हैं, मतलब एक कमरा, मकान लेके जो रहता है उसमें कई कमरे होते हैं। तो कोशिका होता है, और कोशिका के केंद्र में क्या होते हैं भाई? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या होते हैं? इन पर जीन्स उपस्थित होते हैं। वो यही गुणसूत्र जो जीन्स के माध्यम से परिवर्तित होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, यही जीन्स गुणों का निर्धारण भी करते हैं। यही जीन्स क्या करते हैं? गुणों का निर्धारण भी करते हैं। यही परिवर्तन गुणसूत्र जो होते हैं, यही क्या करते हैं? जीन्स का निर्धारण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब एक मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, गुणसूत्र होते हैं, सीईटी में पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों। और एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें कि एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स होते हैं।
जीन्स होते हैं। तो यहां से आपने इतना पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि भाई आनुवांशिकता के माध्यम में जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया है वह वंशानुक्रम कहलाती है। अब वंशानुक्रम तो हमने जान लिया कि एक पीढ़ी के जीन्स या गुणों का दूसरी पीढ़ी में आना ही वंशानुक्रम कहलाता है। अब लेकिन यहां से हम जानते हैं आगे क्या जानना है कि भाई ये वंशानुक्रम में जो लक्षण होते हैं इनकी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो प्रक्रिया, वंशानुक्रम की प्रक्रिया देखिए, वंशक्रम की प्रक्रिया और वंशक्रम की प्रक्रिया क्या कहती है, इस पर सर्वाधिक जोर हमें देना है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो शरीर का निर्माण होता है, हमारा शरीर जो है इसका निर्माण जो है, शरीर का निर्माण कैसे होता है गुरु, यह कोशिकाओं से होता है। और कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र में क्या उपस्थित होते हैं, जीन्स उपस्थित होते हैं। और ये जीन्स काय का निर्धारण करते हैं, गुणों का निर्धारण करते हैं। काय का निर्धारण करते हैं, गुणों का निर्धारण करते हैं। और इन गुणों के निर्धारण से वंशानुक्रम का निर्धारण होता है, वंशानुक्रम का निर्धारण होता है। और अगर कोई पूछ ले कि वंशानुक्रम का निर्धारण बालक में कब से होने लगता है, तो दोस्तों इस पॉइंट को गौर से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई बहन, कि वंशानुक्रम का निर्धारण बालक की गर्भावस्था से होने लगता है। तो इसको भी आप टैग लगा के लिख लीजिए, हैशटैग करके, वंशानुक्रम का निर्धारण, वंशानुक्रम का निर्धारण गर्भावस्था से होने लगता है, गर्भावस्था से होने लगता है, होने लगता है। अब हमें देखना है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया होती कहां से। यहां से लगातार 4 बार एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया, भाई कैसे एक बच्चा जन्म लेता है, क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसे भ्रूण अवस्था बनती है, कैसे बच्चा गर्भ में आता है। हाँ दोस्तों, यहां से एक प्रश्न नहीं, 3-3, 4-4 प्रश्न बने हैं। बायोलॉजी पूछ ली गई थी पूरी। तो वंशक्रम की प्रक्रिया क्या होती है, हमें पता है कि नर या मादा चाहिए, मतलब महिला और पुरुष। जब ये दोनों के गुणसूत्र, महिला यहां से अंडाणु आएंगे आपके, और यहां से शुक्राणु, हमें पता है कि इनके 22 जोड़ी गुणसूत्र एक से होते हैं और एक अलग होता है। ठीक है, तो जो गुणसूत्र एक से होते हैं, समान गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहते हैं दोस्तों। तो लिख लीजिए, समान गुणसूत्रों को, समान गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, सोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और यह महिला और पुरुष के दोनों होते हैं, यह 22 समान है। अब अलग क्या होता है, महिला में XX गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। और जो महिला और पुरुष के अलग अलग गुणसूत्र होते हैं इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो लिख लीजिए, महिला व पुरुषों के, महिला व पुरुषों के अलग अलग गुणसूत्रों को, अलग अलग गुणसूत्रों को क्या कहते हैं भाई, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने 2 चीजें बता दी भाई कि क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब इनके तहत हम आगे बात करते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन की क्रिया होगी, इनमें सेक्सुअल कंडीशन बनेगी, तो इसके आगे क्या होगा। शुक्राणु और अंडाणु, अब इनको हटाते हैं और यहां से हम देखते हैं शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन क्रिया के बाद, निषेचन क्रिया के बाद दोस्तों यहां संयुक्त कोशिका बनती है। क्या बनती है, संयुक्त कोशिका, संयुक्त कोशिका बनती है। क्या बनती है, संयुक्त कोशिका बनती है। और इसी संयुक्त कोशिका को युग्मक कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं।
क्या कहते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन की क्रिया के बाद संयुक्त कोशिका युग्मक बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। और इसी जायगोट से इसी से भ्रूण निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण निर्माण होता है। जायगोट के द्वारा ही क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण निर्माण से जीव निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है? जीव निर्माण होता है। क्या होता है? जीव निर्माण होता है। अब यहीं पर जीव निर्माण के तहत हम आपके सामने टीईटी में आया हुआ प्रश्न रख रहे हैं और उस प्रश्न को देखते हैं। यह आया था हमारा फरवरी 2016 में जो पेपर हुआ था, उसके मध्य पूछा जाने वाला प्रश्न था। और प्रश्न में क्या था? प्रश्न को देखते हैं। कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? अभी बात हमने खत्म नहीं की, सिर्फ आप लोग क्लास में जुड़े रहे इसलिए प्रश्न रखा है। जो आया था इसमें पहले था अंडाणु, शुक्राणु, इसके बाद अंडाणु, शुक्राणु, फिर थे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, और इसके बाद थे सिस्ट, युग्मक। इसके बाद क्या था? युग्मनज था। और एक था कि ब्लास्टोसिस्ट, फिर अंडाणु शुक्राणु, फिर अंडाणु शुक्राणु, इसके बाद युग्मनज होगा। युग्मनज था। अगला था कि पहले युग्मनज होगा, युग्मनज होगा, फिर अंडाणु शुक्राणु होगा, अंडाणु शुक्राणु होगा, और फिर क्या बनेगा भाई? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और अंतिम ऑप्शन था कि अंडाणु शुक्राणु होगा। अंतिम ऑप्शन क्या था? अंडाणु शुक्राणु, और अंडाणु शुक्राणु के बाद हमारा बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज, और फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब आपको मैं देता हूं 5 सेकेंड और आप इसका आंसर दीजिए। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था कि जब महिला और पुरुष मिलते हैं, ध्यान रखना, महिला और पुरुष मिलते हैं तो इनके अंडाणु और शुक्राणु, यहां से अंडाणु आएगा, यहां से शुक्राणु आएगा, और ये मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं, जो युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज होता है, युग्मक होता है, और इससे जीव निर्माण, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया होती है। और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है या भ्रूण निर्माण या जीव निर्माण होता है। तो बताइए, पहले महिला और पुरुष के अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, इनके बाद युग्मनज का प्रारंभ होगा और युग्मनज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो बताएं क्या के सर जो अभी तक पढ़ा रहे थे वह आपके प्रश्न में नहीं पूछा गया? अरे दोस्तों, अभी लिंग का निर्धारण करेंगे और उसके बाद जो हम पढ़ाएंगे ना, यहां से 5 क्वेश्चन अभी धमाकेदार कराने वाले हैं। बस आप एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें, उसके बाद हम क्वेश्चनों की अभी करते हैं बौछार। यहां से वंशानुक्रम क्रम में सुपर टीईटी और टीईटी में सर्वाधिक पूछा जाता है। जहां तक मेरा मानना है कि यहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं और एक ही प्रकार का प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्न को घुमा देते हैं। इसलिए क्यों ना हम इस टॉपिक को बेहतर से बेहतर करें। तो चलें, वंशक्रम के तहत लिंग निर्धारण। भाई, लिंग निर्धारण क्या होगा? और आज जिनको ये मिथक है कि पुरुष या महिला में कौन उत्तरदायी है, कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसके लिए देख लेते हैं। यहां होगी हमारी महिला और पुरुष, और इनके महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और जबकि पुरुष में XY पाए जाते हैं। अब देखना मित्रों, यदि महिला का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है तो XX गुणसूत्र बनता है, इससे बालिका होगी, लड़की। और यदि महिला का X और पुरुष का Y गुणसूत्र मिलता है तो XY होगा, इसका मतलब लड़का होगा। तो लड़का होना है या लड़की होनी है, इसका उत्तरदायित्व तो किसका होता है भाई? पुरुष का होता है, ना कि महिला का। ठीक है, तो यहां से आपको पुत्री या बालिका, आप कुछ भी कह लीजिए, यहाँ लड़का या पुत्र या बालक कुछ भी कह लीजिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब, इनके 23 जोड़ी मिलके और इनके 23
23 में 22 समान होते हैं, एक जो होता है इनके आधार पर निर्धारण होता है। तो और एक चीज और याद रखें मित्रों कि x गुणसूत्र xy गुणसूत्र की अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए, x गुणसूत्र बड़े होते हैं, xy गुणसूत्र छोटे होते हैं। अब इनके आगे हम दोस्तों बात करते हैं आपकी कि हमने यहां से लिंग निर्धारण तो पढ़ लिया, ऑटोसॉम्स भी पढ़ लिया। अब हम प्रश्न आपके सामने परोस रहे हैं और आप प्रश्नों को देखिए, आप समझ गए होंगे यहां से जो मैंने आपको बताया। अब प्रश्नों को देखिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि जो मैं जब से पढ़ा रहा हूं क्या वह सही था सर। पहला क्वेश्चन है सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं। अभी भाई ये सामान्य क्यों कहा, क्योंकि और भी डिटेल पढ़ेंगे अपन। सामान्य महिला में होते हैं XX, XY, XY, XYY, XYY, और चौथा ऑप्शन था आपका यही XX, तो पर X और यहाँ पे X था। यह आपका टीईटी, यूपीटी, ईटी के जूनियर पेपर में 2016 में पूछा गया। देखो पहला वाला क्वेश्चन भी 2016 फरवरी में पूछा गया था, और ये जूनियर में आया था, वह प्राइमरी में आया था, लेकिन आया था दोस्तों। तो बताइए XY गुणसूत्र पाए जाते हैं तो महिला में कौन से होंगे, XX गुणसूत्र होंगे। क्रम यही नहीं रुका दोस्तों, अगला है लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स हैं। बताइए भाई, अभी हमने बताया था कौन से क्रोमोसोम्स होंगे लड़का पैदा होने के लिए। XX क्रोमोसोम्स होंगे, XY होंगे, XX होंगे, YY होंगे। आप बताइए कौन सा होगा। तो इसमें आप याद रखें कौन से होंगे, XY क्रोमोसोम्स लड़का या लड़की पैदा होने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि XY क्रोमोसोम्स उन्हें कहा जाता है जो अलग होते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आपका 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण टीईटी में पूछे गए, ये बिहार टेट का क्वेश्चन था आपका, ये भी बिहार टेट का है। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन करेंगे मित्रों, में अनुभव बोल रहा हूं, तो जो बिहार टीईटी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उत्तर प्रदेश टीईटी में पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, MP, मतलब क्वेश्चन यहां से वहां होते रहते हैं। नए क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लाएंगे यार, सोचो दोस्तों। तो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन था माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता दोनों द्वारा। तो भाई पहला क्वेश्चन था माता द्वारा, दूसरा ऑप्शन था पिता द्वारा, तीसरा था माता पिता दोनों द्वारा, और चौथा था कोई नहीं। तो कई महानुभावों ने इसका ऑप्शन कर दिया था माता पिता। गलत। लिंग का निर्धारण करने का श्रेय ओनली एक ही व्यक्ति को जाता है, वह हैं हमारे परम पूज्य पिताश्री। इन्हीं के क्रोमोसोम्स जो होते हैं पिता के XY होते हैं, उन्हीं का निर्धारण करना है। यदि वह मादा के फीमेल के X से मिलके, फीमेल का XX है, यदि मेल का Y X से मिल गया तो लड़का बनना है, XX मिले तो क्या बनना है भाई, लड़की होनी है। अभी यही क्रम नहीं रुका प्रश्नों का दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। बताइए सामान्य संयुक्त कोशिका में, अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो भाई बताएं जोड़े होते हैं 23 जोड़े, 22 जोड़े, 46 जोड़े, और डी ऑप्शन है 22, 46, 24।
भाई बताइए, तो जोड़े पूछे, अगर गुणसूत्र पूछता तो 46 टिक हो जाता। अगर वो कहता कितने गुणसूत्र होते तो 46, कितने जोड़े होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यह कारवा यही नहीं रुका, एक प्रश्न और देख लीजिए। आनुवांशिकता गुणों का गठन है, क्वेश्चन आया था, ये टीईटी का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था। यह किस टीईटी में आया था? यह उत्तर प्रदेश टीईटी 15 अक्टूबर 2017 प्राइमरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों कि आनुवांशिकता गुणों का गठन है, आनुवांशिकता डॉट 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 गुणों का गठन है, गुणों का गठन है। पहला ऑप्शन आपके सामने हम परोस रहे हैं, वातावरण, दूसरा मानसिक आनुवांशिकता, वातावरण और दूसरा आनुवांशिकता। तो अभी हमने बताया कि जो आनुवांशिकता होती है वह आनुवांशिक गुणों का गठन होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या जो मैंने आज की क्लास पढ़ाई आपको हेल्पफुल रही या नहीं रही? अभी भी वंशानुक्रम के ना तो मैंने पूरे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं और ना पूरा इस टॉपिक को भी कहा खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं वंशानुक्रम और वातावरण से। इसकी और संपूर्ण गहराई में जाके इनकी परिभाषाएं पढ़ के जनक कौन थे सारे लेक्चर में हम कल क्लियर करते हैं। कल आप पुनः इसी टाइम मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर। और आगे आने वाली क्लास गणित में भी आप सभी उपस्थित हों 8:15 बजे। धन्यवाद।